दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध के बारे में, और यह आपका दूसरा पार्ट है। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने विधायी संबंध के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम लोग प्रशासनिक संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, तो प्रशासनिक संबंध की बात करें तो इसमें भी विधायी संबंध के समान ही लगभग सारी चीजें हैं। बस सिर्फ इसमें एक आपका बोल चाल या फिर शब्द की जो भाषा है सिर्फ उसमें परिवर्तन हो जाएगा और कुछ नहीं, सभी चीज इसमें भी सेम ही होगा। पहला जो डिस्कस करने योग्य बात है वो है कि आपका कि कार्यकारी शक्ति में आखिर क्या क्या चीज आपका बंटवारा किया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वाले लेक्चर में विधायी संबंध में 3 सूचियों के बारे में पढ़ा था। एक था आपका संघ सूची, और दूसरा था आपका राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो इसमें क्या होता था कि तीनों सूचियों में संघ सूची में आपका संसद के द्वारा कानून बनाया जाता था, राज्य सूची में विधानमंडल के द्वारा, और समवर्ती सूची में संसद प्लस विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता था। अब आगे की बात यह है, इसमें जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा इसमें कार्यकारी काम भी होगा संसद का, और राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसमें आपका राज्य का प्रशासन होगा, प्रशासनिक काम भी राज्य के द्वारा किया जाएगा। और समवर्ती सूची में दोनों के द्वारा ये किया जाएगा, जिसमें कि शिक्षा विषय होता है, राज्य सूची में पुलिस होता है, संसद जो होता है संसद के द्वारा संघीय सूची में बनाया जाता है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां वगैरह आती है, रक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है वो संघ सूची में आती है। तो इससे रिलेटेड आपका संसद में कानून बनेगा और संसद के द्वारा ही इसकी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ की जाएगी। अब आते हैं, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है कि राज्यों को केंद्र का निर्देश होता है। राज्यों को केंद्र का निर्देश होता है। क्या निर्देश होता है? निर्देश ये है कि जब संघ सूची की बात आती है तो संघ सूची के तहत बहुत सारी चीज़ आपको राज्य में बना दिए जाते हैं, जैसे कि सेना से रिलेटेड चीज़ हो गया, रेलवे हो गया, संचार से रिलेटेड जो भी परिसंपत्तियां होंगी उसे इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो उसके इस्टेब्लिश करने के बाद उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो आपका राज्य पर होती है, और इसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर ही होता है। जैसे कि आपका रेलवे का जैसे मैंने जिक्र किया, और संचार से रिलेटेड जो भी चीज़ है इसका मैंने जिक्र किया, और सेना से रिलेटेड जो भी चीज़ें राज्य में इस्टेब्लिश की जाती है उसके उसके आवास से रिलेटेड, यदि कोई सेना से रिलेटेड कल कारखाने हैं तो उसका भी रखरखाव राज्य के द्वारा किया जाता है। ये निर्देश है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 256। 256 के तहत ऐसा ये सिस्टम बना दिया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यों को अनुपालन के लिए निर्देश जारी करने तक विस्तारित है। संघ की शक्ति किसी राज्य को उस तरह से नियंत्रित करने की सीमा तक जाती है जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक लगती है। तो आर्टिकल 256 के तहत ऐसा प्रोविजन किया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अलावा राज्यों में केंद्र के द्वारा यह सुनिश्चित करना होता है कि जो विधायी कानून पूरे देश में लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, राज्य उनका अनुपालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यदि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि राज्य उसका अनुपालन नहीं करता है तो उस स्थिति में वह आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन
वहाँ पर लगाया जाता है, जिसके तहत वो राज्य का सारा कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक कार्य है जो कि राज्य एवं केंद्र के दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। राज्य एवं केंद्र के दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। अब जो है, जो नेक्स्ट कार्य हम लोग बोल सकते हैं, संघ के कार्यों को राज्यों को सौंपना, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि कभी-कभी जो है कार्यों को, मतलब जो भी वर्क है का पारस्परिक प्रतिनिधित्व का पारस्परिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व ये किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्य के द्वारा किया जाता है। अब ये कैसे किया जाएगा राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व? तो ऐसा आर्टिकल 254 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बोले या फिर केंद्र सरकार बोले, वो क्या करती है, कोई भी योजना हुआ या फिर कोई अन्य कार्य हुआ, वो राज्यों को वो कार्य सौंप देती है, जबकि वो कार्य होता है केंद्र का, लेकिन फिर भी वो राज्यों को सौंप देती है और वो बोलती है कि आप ये काम को पूरा कीजिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। आप यदि इसे यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो इसमें यही बात का जिक्र है। मैंने इसे आसान तरीके से समझाया है कि राज्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कार्य सौंप दिया जाता है और फिर उन्हें ये बोला जाता है या फिर उन्हें ये सलाह दी जाती है कि आप इस कार्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, यह कार्य आपके द्वारा किया जाएगा या आपके द्वारा संपन्न होगा। नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। अब अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों की क्या प्रशासनिक शक्तियां हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं में जैसा कि मालूम है कि वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन तीनों सेवाओं के अलावा और कई सेवाएं होती है। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 312 में है और इससे रिलेटेड जो प्रशासनिक जो कार्य हैं केंद्र और राज्य के, वो ये हैं कि राज्य के द्वारा जो इसके अधिकारी होंगे उसे निलंबित करने का अधिकार राज्य को होगा और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे कि उसे बर्खास्त करने का अधिकार वो राष्ट्रपति को हो। अब दोनों अलग-अलग शब्द हैं हिंदी में, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। एक है निलंबित और दूसरा है बर्खास्त भी बोल सकते हैं, या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई है वो करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो निलंबित का अर्थ क्या हुआ कि उसे सस्पेंड, इसे इंग्लिश में सस्पेंड कर देना कहते हैं, यानी कि उसे कार्य से हटा देना, ये हुआ निलंबित। यदि कोई व्यक्ति बर्खास्त होता है तो उसे पद से हमेशा के लिए हटा देने को हम लोग बर्खास्त कहते हैं। तो इस तरीके से अखिल भारतीय सेवाएं में ये केंद्र और राज्य के अपने अपने कार्य थे और ये दोनों के द्वारा अ, ऐसे किए जाते हैं। अब देखें तो ये अखिल भारतीय सेवा जो है, अब इसका कार्य क्या है, इसका आखिरी स्टेट में कार्य क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं के जो अधिकारी होती हैं वो उसे केंद्र के द्वारा उसे राज्य में, मतलब वो वहाँ पर पदयुक्त किया जाता है कि वहाँ पर पद पर बैठाया जाता है और वो जो है केंद्र एवं राज्य में जो उच्च स्तरीय प्रशासन में रखरखाव का कार्य होता है वो उसे पूरा करते हैं। और दूसरा जो कार्य है वो पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण का जो व्यवस्था होते हैं उसे सुनिश्चित करने का काम करते हैं और केंद्र और राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग प्रदान करने का काम भी ये आपका अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है ये जो है आपका
द्वैध शासन के रूप में भी ये आपका कार्य करते हैं। इसी संबंध में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा राज्यों में एक अपनी सेवाएं होती है जिसे राज्य लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। और राज्य लोक सेवा के बारे में यदि जाने तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, और लेकिन इसे यदि हटाने की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जाता है। और संसद या किसी संसद को ये अधिकार होता है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्य सेवाओं को एक साथ गठन कर सकती है, और उनके जो सदस्य गण हैं, सदस्य और अध्यक्ष हैं, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और जो है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन ये किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है संघ के द्वारा राज्य में सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा सकता है, यहाँ तक कि राज्य प्रशासन की मंशा के विरुद्ध भी हो तो भी तैनात किया जा सकता है। ये अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड कुछ ऐसे कार्य थे जो संघ के द्वारा राज्यों में किए जाते हैं। अब देखें तो नेक्स्ट स्लाइड देखें तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, यानी 2 राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं वो भी आपका सेंट्रल के द्वारा उसे हल किया जाता है। और यदि अंतर्राज्यीय जल विवाद को देखें तो इसमें संसद को किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के जल का उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण में किसी भी विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में संसद ऐसे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। अब हम जानेंगे जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, आखिर अभी तक ऐसे कौन-कौन से नदी विवाद चल रहे हैं या चल चुके हैं। तो पहला जो है वो आपका रावी ब्यास विवाद है, रावी ब्यास नदी विवाद। उसके बाद फिर आपका कृष्णा नदी विवाद है, फिर आपका महानदी विवाद है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच चल रहा है। इसी तरीके से आपका ये विवाद चल रहा है। इसके लिए जो आपका बनाया गया है ये अंतर्राज्यीय नदी जल प्राधिकरण जिसे भी बोलते हैं, तो रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, इस तरीके से काफ़ी सारे संस्थान या फिर मेल मिलाप के लिए जो न्यायाधिकरण बनाए हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपातकाल के समय आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास क्या-क्या पावरें होती है, वो प्रशासनिक रूप पर क्या-क्या कार्य करते हैं। पहला जो है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश को अनदेखा नहीं कर सकती है। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ ऐसा चीज़ करने के लिए कहा गया जो शायद देश हित में हो या फिर कुछ ऐसा हो जो समाज हित में हो, लेकिन राज्य सरकारें वैसा कुछ करती नहीं हैं, तो उसे संविधान के खिलाफ उल्लंघन कह करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार राष्ट्रपति से ये दरख्वास्त करेगी कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए। तो ये आपातकाल के दौरान ये पहला आपका प्रावधान था। अब जो दूसरा प्रावधान ये है कि अब ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। अब जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस दौरान जो है उस राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है, यानी जो वहाँ पर प्रशासन में जो असुविधा हो रही थी जिसे राज्य सरकारें लागू नहीं कर रही थी, अब वो चीज़ वहाँ पर केंद्र सरकार लागू करेगी। तो कार्यकारी शक्ति में भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्ति में विस्तार हो जाता है। तो इस प्रकार
केंद्र सरकार अर्थात हम इसे संघ भी बोल सकते हैं कि संघ की शक्ति का विस्तार हो जाता है। अब यदि सपोज डेट यदि वित्तीय आपातकाल लग गया, तो वित्तीय आपातकाल में संघ जो है, संघ सरकारें जो है, उसके पास ये पावर है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के कार्यरत जो भी अधिकारी हैं राज्य के, उसके वेतन भत्ते को कम करने का निर्देश दे सकती है। और संघ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं। और संघ को सभी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में पारित हुए हैं, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार वित्तीय आपातकाल के दौरान जो संघ का कार्य है वो हो गया। फिर राष्ट्रपति शासन के दौरान जो उनके कार्य हैं, वहाँ प्रशासन, सरकारें राज्य में जो संवैधानिक जो त्रुटियां हैं उसे लागू करने में सक्षम नहीं होती है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इस तरीके से कुछ कार्य थे जो आपका प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते थे। तो इस तरीके से आपका ये सेशन प्रशासनिक कार्य का समाप्त हुआ। आगे हम लोग आपका फिर वित्तीय संबंध के बारे में बात करेंगे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।